नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिसर्च एप्टीट्यूड का 25 जून 2025 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इससे पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड के इस शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था हमारे पास वो था व्हाट इज नॉट अ रिसर्च, निम्न में से क्या शोध नहीं है। ठीक है, और इसमें जो ऑप्शन रहने वाले हैं हमारे पास वो है रिसर्च इज अ केयरफुल एंड एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ फिनोमिनन विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवांसिंग नॉलेज। मतलब कि शोध ज्ञान के उन्नयन के उद्देश्य से किसी परिघटना की सावधानी पूर्वक व विस्तृत जांच होता है। सेकंड ऑप्शन होने वाला है हमारे पास इट इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट टू स्टडी अ प्रॉब्लम फॉर द पर्पज ऑफ डिराइविंग जनरल प्रिंसिपल्स। यानी कि यह सामान्य सिद्धांत निगमित करने के उद्देश्य हेतु समस्या के अध्ययन के लिए व्यवस्थित व वस्तुपरक प्रयास होता है। रिसर्च इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस नॉलेज बेस्ड ऑन द अक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंसेस एंड बिलीव्स ऑफ पीपल। ये तीसरा ऑप्शन हमारे पास कि शोध सहज बुद्धि ज्ञान पर आधारित होता है, लोगों के संचित अनुभवों व विश्वास पर आधारित होता है। और चौथा ऑप्शन जो रहने वाला है हमारे पास कि इट इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। यानी कि यह समस्या के समाधान की खोज हेतु सुव्यवस्थित जांच होता है। ओके, तो दोस्तों इस तरह का जो क्वेश्चन हमारे पास रहता है तो इसमें क्या है कि पेपर के दौरान तो हमें चारों ही ऑप्शन सही लग सकते हैं, लेकिन एलिमिनेशन यहाँ पे काम करेगा। अब इस क्वेश्चन में अगर हमसे गलत हो भी जाए तो यहाँ पे क्या है, हम इस तरह से नहीं कर सकते कि यार ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये क्या है एक हमारी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। इस पे आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, चारों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। तो एक बार हम दोबारा से अगर सही से पढ़े तो पहला ऑप्शन जो हमारे पास रहने वाला है कि रिसर्च इज अ केयरफुल एंड एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ फिनोमिनन। यानी कि क्या है कि एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे करनी है। और एग्जॉस्टिव, तो एग्जॉस्टिव भी कह सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव टर्म की तरह यूज लग रहा है कि एग्जॉस्टिव का मतलब कि थका देने वाला। हालांकि रिसर्च होती है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इंसान क्या है फिजिकली तो नहीं पर मेंटली क्या हो जाता है, फटीग उसे हो जाता है। पर यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, इसलिए हम इसे अभी होल्ड में रखेंगे। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास कि इट इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट टू स्टडी अ प्रॉब्लम। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ ड्राइविंग जनरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स तो है बट मेनली यहाँ पे यूज किया जाता है कि जो भी हमें स्टडी करना है क्या है वो कि सिस्टमैटिक भी होगी वो और ऑब्जेक्टिव भी होगी। यानी कि क्या है वस्तुपरक भी वो चीज होगी, बट हर चीज यहाँ पे क्या है जनरल प्रिंसिपल्स के लिए नहीं की जाती है। कोई चीज अगर हम साइंटिफिक रिसर्च करें तो किसी चीज को प्रूफ करने के लिए यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, वहीं अगर आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में जो स्टडीज की जाएगी वो किसी अलग उद्देश्य से की जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन भी होल्ड में रख सकते हैं। तीसरा जो यहाँ पे ऑप्शन था कि रिसर्च इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस नॉलेज, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कॉमन सेंस नॉलेज ओके बेस्ड ऑन द एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, जो क्या है कि शोध सहज की बुद्धि ज्ञान पर आधारित होता है, जो लोगों का क्या है संचित अनुभव व विश्वास पर आधारित होता है। तो एनटीए ने ये आंसर दिया है। हालांकि इसमें कोई चुनौती नहीं दे सकता है कि क्या आंसर होगा, क्योंकि आंसर बनने के लिए ये भी बन सकता था, बट एनटीए ने जो फाइनल आंसर दे दिया वो दे दिया। तो इसलिए हम जो जाएंगे वो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। तो हमारा जो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन में रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। ठीक है, ओके, जो हम पे सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है वो है कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस आर बेस्ड ऑन, यानी कि वैज्ञानिक प्रेक्षण निम्न में से किस पर आधारित होता है। इसमें जो हमारे पास ऑप्शन रहने वाला है फर्स्ट ऑप्शन है वेरिफिएबल एविडेंस और सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ प्रूफ दैट कैन बी साइटेड। यानी कि सत्यापन योग्य साक्ष्य अथवा उद्धरण योग्य सबूत का सुव्यवस्थित निकाय। सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास रहने वाला है वो है अक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंसेस, यानी कि संचित अनुभव। थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास रहने वाला है वो है प्रिजुडिसेस, यानी कि पूर्वाग्रह। और फोर्थ ऑप्शन जो हमारे पास रहने वाला है बिलीव्स ऑफ द पीपल, यानी कि जन विश्वास। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की। इसलिए जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के लिए हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंसेस ना हो तो भी चल सकता है। ठीक है, पूर्वाग्रह की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है,
क्योंकि इसमें हमें साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में हमें क्या है, चीज़ों को प्रूफ करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे बिलीफ्स पे भी कोई बात नहीं की जाती है। यहाँ पे किस पे बात की जाती है, वो की जाती है सबूत पे, यानी कि एविडेंस पे यहाँ पे बात की जाती है, ठीक है। वो भी कैसा एविडेंस, जो वेरीफिएबल एविडेंस हो, ठीक है। वेरीफिएबल एविडेंस और सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ प्रूफ, यानी कि जैसे हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, प्रूफ या सबूत पर बात की जाएगी। इसलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है वो है आंसर नंबर 1, ठीक है। ओके, जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है वो है क्राइटेरिया फॉर हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्शन आर, यानी कि प्राक कल्पना रचना हेतु क्या मानदंड होना चाहिए। इसमें जो ऑप्शन हमारे पास रहने वाले हैं, तो ए ऑप्शन में है कि इट शुड डिस्क्राइब वन इश्यू ओनली, यानी कि इससे केवल क्या है, एक मामले का वर्णन करना चाहिए। इट शुड डिस्क्राइब मैनी इश्यूज, इससे अनेक मामलों का वर्णन करना चाहिए। इट शुड स्पेसिफाई वेरिएबल्स बिटवीन विच द रिलेशनशिप इज टू बी एस्टेब्लिश्ड, इसे उन चरों को विनिर्दिष्ट करना चाहिए जिनके बीच संबंध स्थापित किया जाना है। फोर्थ ऑप्शन जो है, इट शुड स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज, यानी कि इसे स्पष्ट और सुनिश्चित होना चाहिए। और फिफ्थ ऑप्शन है, इट शुड बी एम्पेरिकली टेस्टेबल वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, यानी कि यहाँ अनुभाविक रूप से जांच योग्य होना चाहिए, चाहे सही हो अथवा गलत, ठीक है। तो हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो हाइपोथेसिस बनाई किस स्टेज पे जाती है, जब हम पे क्या है, प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई कर लेंगे रिसर्च में, और जब हम लिटरेचर रिव्यू कर लेंगे उसके बाद हम क्या है, एक हाइपोथेसिस यानी कि एक प्राक कल्पना का निर्माण करेंगे। अब हाइपोथेसिस जो हमारे पास बनेगी उसमें अगर हम मैनी इश्यूज, यानी कि बहुत सारे इश्यूज अगर हम उसमें रखने लगे, तो इससे क्या है कि हम एक फिक्स्ड जो हम पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं वो हम नहीं कर पाएंगे, और क्या है कि हमारा जो मुद्दा है वो भी भटक जाएगा, हम उस मुद्दे पे बात नहीं कर पाएंगे जिस पे हम करना चाह रहे हैं, यानी कि जो हम हाइपोथेसिस प्रूव करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। हाइपोथेसिस जब भी बनाई जाती है तो इसमें मेनली क्या है, वन इश्यू रहना चाहिए, इसे केवल क्या है, एक मामले का इसमें वर्णन किया जाना चाहिए। अगर इसमें बहुत सारे मामले वर्णन करने लगे हम, तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि क्या हो जाएगा, हमारी जो रिसर्च है वही क्या है, पॉइंट से हट जाएगी और हम उसे प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा एलिमिनेशन लगा के बी को हटा के एक ऑप्शन गया, दूसरा ऑप्शन गया और तीसरा ऑप्शन गया, तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे पास रहने वाला है, जो कि सही आंसर है। यानी कि हाइपोथेसिस में क्या क्या होना चाहिए, एक इश्यू होना चाहिए खाली, यानी कि एक मामले का इसमें वर्णन किया जाना चाहिए, और उन चरों को विनिर्दिष्ट करना चाहिए जिनके बीच संबंध स्थापित किया जाना है, यानी कि हमें वेरिएबल्स को क्या है, स्पेसिफाई करना पड़ेगा जिनके बीच में हमें क्या है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। और हाइपोथेसिस हमारे पास क्या कैसी होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और प्रिसाइज, ठीक है। और ऐसी हाइपोथेसिस होनी चाहिए जो क्या है, जांच योग्य हो, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। ओके, जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो है कि स्टेप ऑफ रिसर्च, यानी कि शोध के चरण कि क्या क्या चरण होते हैं, क्योंकि हम हाइपोथेसिस का क्वेश्चन देख रहे हैं तो हमें क्या है, थोड़ा डिटेल एनालिसिस इसका रखना पड़ेगा। तो जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमें सबसे पहले तो समस्या की पहचान करनी है कि हमें रिसर्च आखिर करनी किस चीज़ पे है, ठीक है। जब हमें ये प्रॉब्लम पता चल जाएगी तो उस बेस पर हम क्या है, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, क्योंकि कोई भी अगर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लोगे तो उसमें क्या होगा, बहुत सारा मटेरियल होगा। अब उस मटेरियल में से हमें कुछ तो चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उसी बेस पे तो हम आगे लिटरेचर रिव्यू कर पाएंगे। तो जब हम लिटरेचर रिव्यू कर लेंगे उसके बाद हम जो है यहाँ पे हाइपोथेसिस बनाएंगे, यानी कि परिकल्पना का निर्माण करेंगे। और जब हम परिकल्पना का निर्माण कर लेंगे उसके बाद हम चर की पहचान करेंगे। चर होता है वेरिएबल, यानी कि आइडेंटिफाई, मैनिपुलेट और कंट्रोलिंग द वेरिएबल, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास अलग अलग तरह के वेरिएबल रहने वाले हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल रहने वाला है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहने वाला है। तो दो ये मेन वेरिएबल है, इसमें तीसरा जो आ जाता है वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल। जब वेरिएबल का क्वेश्चन आएगा तब हम इसे डीप में पढ़ेंगे। इसके बाद जो स्टेप रहेगा वो रहेगा रिसर्च डिजाइन, यानी कि किस तरीके का शोध हम करने वाले हैं। रिसर्च के डिजाइन से क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं हम कि हाउ यू विल फाइंड आंसर टू योर रिसर्च क्वेश्चन, यानी कि कैसे आप अपना जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है किस तरह से आप उसको क्या है, प्रूफ करोगे, ठीक है। तो
जब हम रिसर्च डिज़ाइन कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उस हाइपोथेसिस के लिए डाटा कलेक्ट करेंगे। जब डाटा कलेक्ट हो जाएगा उसके बाद हम उस डाटा का एनालिसिस करेंगे, ठीक है, आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे और लास्ट में हम क्या है, रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, जिसमें हम अपनी हाइपोथेसिस को या तो क्या करेंगे, डिफेंड करेंगे या तो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रिक क्या रहने वाले हमारे पास कि प्रॉब्लम को रिव्यू कर, हाइपोथेसिस को वरी कर, रिसर्च डिज़ाइन करो, ठीक है। तो प्रॉब्लम से यहाँ पे आ जाएगा रिसर्च प्रॉब्लम, रिव्यू से आ जाएगा लिटरेचर रिव्यू, हाइपोथेसिस से फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस, ठीक है। वरी से आ जाएगा यहाँ पे वेरिएबल्स, यानी कि जो हमें वेरिएबल यहाँ पे चाहिए, ठीक है, जिन पे हम हाइपोथेसिस बनाएंगे वो वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब ही क्या है, जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। रिसर्च डिज़ाइन इसके बाद स्टेप आने वाला है और इसके आगे जो ट्रिक होने वाली है, फिर डाटा कलेक्ट कर एनालिसिस करो, किसकी, रिपोर्ट की, ठीक है। फिर डाटा कलेक्ट कर एनालिसिस करो रिपोर्ट की, यानी कि डाटा कलेक्शन हमें इसके बाद करना है, फिर हमें डाटा एनालिसिस करना है और लास्ट में हमें रिपोर्ट राइटिंग करनी है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो है स्टेप्स के रिसर्च रहने वाले हैं। ओके, जो हम पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें हमें क्या करना है कि एस्टिमेट द कोवेरियंस, यानी कि सह प्रसरण को हमें पता करना है बिटवीन एक्स एंड वाई, वेयर आर क्या है, कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स और वाई का सह संबंध गुणांक, और एस एक्स एंड एस वाई क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स एंड वाई का मानक विचलन हमारे पास क्या है, एस एक्स एंड एस वाई, ठीक है। इसमें पहला जो हम पे दिया गया है आर इक्वल टू 0.5, यहाँ पे इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और वाई के दिए गए, एक्स का 8 दिया गया है, वाई का 10 दिया गया है। सेकेंड ऑप्शन में जो हम पे कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया गया है वो है 4/7, और जो एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है वो है 7 और वाई का 9। कोरिलेशन कोफिशिएंट थर्ड में दिया गया है 0.7, एस एक्स दिया गया है 12, एस वाई दिया गया 5, आर दिया गया फोर्थ ऑप्शन में 19/42, एस एक्स दिया गया 14, एस वाई दिया गया 6, ठीक है। और इसमें हमें किस में लगाना है, असेंडिंग, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमें लगाना है। ऑप्शन हम पर ये चारों दिए गए, दे सकते हैं आप, ठीक है। तो अब जो कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला हम पे होता है, इस क्वेश्चन में हमें वो पता होना चाहिए। अगर हमें वो पता है फॉर्मूला तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो जो हम पे कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है वो होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, जिसे हम शॉर्ट में किस तरह से लिख सकते हैं, आर। आर क्या हुआ हमारे पास, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। COV यानी कि कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, और ये सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो जैसे हमारे पास रहने वाला है, तो हमें निकालना जो है इसमें कोवेरियंस निकालना है। तो यहाँ पे जो हम पे रहेगा तो किस तरह से रह सकता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ऑफ एक्स एंड वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये हम पे रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहला अगर हम देखें तो पहले का जो आएगा हमारे पास वो है 0.5 इंटू 8 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहेगा हमारे पास, यहाँ पे 5/10 हो जाएगा, 10 से 10 गया, 8 5 जो यहाँ पे हो जाएगा 40, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में अगर हम देखें तो 4/7 रहने वाला है हमारे पास, इंटू 7 इंटू 9, ठीक है। 7 से 7 गया, 9 4 जो 36 यहाँ पे हमारे पास सेकंड रहने वाला है। थर्ड अगर हम देखें तो 0.7 यहाँ पे रहने वाला है, यानी 7/10 इंटू 12 इंटू 5, ठीक है। तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, और 6 7 जा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 42 यहाँ पे हो जाएगा, ओके। इसके बाद जो हम देखेंगे कि 19/42 हम पे रहेगा इंटू 14 इंटू 6, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 14 3 जा 42 और 3 2 जा 6, 19 2 जा 38 हम पे यहाँ पे रहने वाला है। तो इस पे जो हमारा आंसर आने वाला है असेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाना है। तो इसमें जो हम देखेंगे कि बी हमारे पास रहने वाला है, ठीक है, बी के बाद डी हमारे पास रहने वाला है, डी के बाद ए और सी हमारे पास रहने वाला है। तो यहाँ पे जो आंसर हमारे पास आएगा वो है ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये फॉर्मूला जो है हमें स्पेशली याद रखना है, क्योंकि हर शिफ्ट में इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा ही जाना है हर पेपर में, ठीक है। तो इसलिए हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, जो हम पे फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है वो है
मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, इसमें हम पे 2 लिस्ट दी गई है और इनका हमें क्या है, पहली लिस्ट में कॉन्सेप्ट दिया गया है यानी कि अवधारणाएं दी गई है और सेकंड लिस्ट में हमें उनके अर्थ यानी कि मीनिंग्स दिए गए हैं। तो इसमें जो लिस्ट 1 में हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, थ्योरी यानी कि सिद्धांत, बी में हम पे दिया गया है मॉडल यानी कि निदर्श और प्रतिरूप, थर्ड पे जो हम पे दिया गया है सर्वे या सर्वेक्षण, और फोर्थ में जो हम पे दिया गया है मॉडलिंग या निर्दर्शन या प्रतिरूपण, और यहाँ इनके मीनिंग दिए गए हैं। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम और एन ऑब्जेक्ट दैट इज कंस्ट्रक्टेड टू सम एस्पेक्ट ऑफ दैट सिस्टम और द सिस्टम एज अ होल। तो यहाँ पे बात करें तो क्या है कि जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो ये अर्थ है, कहने का मीनिंग जो यहाँ पे है ये बताना चाह रहा है कि एक रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है इस वाली मीनिंग में ऑफ अ सिस्टम, किसी सिस्टम का या ऑब्जेक्ट का, जो कि क्या है दैट इज कंस्ट्रक्टेड टू सम एस्पेक्ट यानी कि जो उस तंत्र के कुछ पहलुओं या समग्र तंत्र के अनुरूप रचित है, यानी कि जो हम पे ऑब्जेक्ट रहने वाला है या तो उसके कुछ पार्ट्स की बात यहाँ पे की जा रही है, पूरे की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो हम पे रहने वाला है हम देख सकते हैं या तो मॉडल हो सकता है या मॉडलिंग हो सकता है। तो इस तरह से हमें ये ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट करने होंगे। रिसर्च प्रॉब्लम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मैथमेटिकल मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक प्रकार से फिर से यहाँ पे मॉडल की बात की गई है। तो फर्स्ट और सेकंड का जो है इन 2 ऑप्शन में हम ज़्यादा कंफ्यूज रह सकते हैं, या तो मॉडल में या मॉडलिंग में। थर्ड जो है इट इज़ अ सेट ऑफ सिस्टमैटिकली इंटररिलेटेड प्रीपोजिशन दैट एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट अ फिनोमिनन और अ फैक्ट। ठीक है, यहाँ क्या है, एक व्यवस्थित ढंग से अंतः संबंधित प्रस्थापनाओं का समुच्चय है जो किसी परिघटना या तथ्य को व्याख्यायित करता है। तो ये पढ़ने पे हमें क्या लग रहा है कि ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है, थ्योरी का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि थ्योरी क्या है, एक सिस्टमैटिक क्या होती है, इंटर रिलेटेड प्रीपोजिशन होती है, यानी कि व्यवस्थित ढंग से एक अंतः संबंधित प्रस्थापना होती है। क्योंकि थ्योरी से हम क्या है, किसी चीज़ के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। और यहाँ पे थ्योरी का कीवर्ड क्या रहने वाला है हमारे पास, एक्सप्लेन और प्रिडिक्ट। ठीक है, तो एक अगर हम देखें तो थर्ड यहाँ पे हो सकता है, अभी हम ऑप्शन में देखेंगे। और लास्ट जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, इट इज़ अ डाटा कलेक्शन टेक्निक यूजिंग अ क्वेश्चनेयर। तो कीवर्ड हमारे पास आ चुका है क्वेश्चनेयर। ठीक है, तो क्वेश्चनेयर जो किया जाता है नॉर्मली सर्वे में ही किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन जो हमारे पास रहने वाले हैं, ये 4 ऑप्शन हमारे पास रहने वाले हैं। ठीक है, अब इन चारों में अगर हम बात करें तो जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सप्लेन कौन करेगा हमारे पास, थ्योरी। ठीक है, तो थ्योरी यानी कि एक हम पे थर्ड रहने वाला है, तो एक थर्ड हम पे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। और भी हम देख सकते हैं कि एक हमने क्या पढ़ा था कि डाटा कलेक्शन टेक्निक यूजिंग अ क्वेश्चनेयर। तो क्वेश्चनेयर का जो डाटा कलेक्शन टेक्निक है वो क्या है, सर्वे। ठीक है, यानी कि सर्वे से क्या करते हैं, हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो यानी कि सी का 4th हम पे रहने वाला है, जो कि इस ऑप्शन में है। ठीक है, तो इससे हम पे क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम कौन कर रहा है, यानी कि एक जनरल रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है, हम पे मॉडल यहाँ पे हम पे कर रहा है। यानी कि किसी भी चीज़ का अगर हम मॉडल देखेंगे तो क्या करेगा, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन करेगा। वहीं अगर रिसर्च प्रॉब्लम की बात करें जो कि रिप्रेजेंट की जाती है किससे, मैथमेटिकल मॉडल से, तो यहाँ पे मॉडलिंग की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो हम पे आंसर रहने वाला है वो है आंसर नंबर 4। ठीक है, तो ये था हम पे रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन जो कि 25 जून की डेट को आया था। इसी तरह हम आगे और यूनिट भी करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।